बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड डिफाइन स्कोप। ये चैप्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्कोप मैनेजमेंट नॉलेज एरिया है। चैप्टर 5 स्कोप मैनेजमेंट, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के जो इनपुट हैं, इनपुट, टूल टेक्निक और आउटपुट, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, इनकी एक लॉजिक होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहूँगा। जब आप कॉन्स्टेंटली जब इनके टूल टेक्निक्स को बार बार आप उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इनपुट को, टूल टेक्निक को और आउटपुट को, आपको ऑटोमेटिकली इनके लॉजिक की समझ आनी शुरू हो जाएंगी। जिस तरह हम आगे नॉलेज एरिया को कवर करेंगे साथ साथ में, तो आपको इनकी लॉजिक्स की ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कि इनपुट किस किस के लिए इनपुट कौन कौन सी हो सकते हैं, कौन से टूल टेक्निक हो सकते हैं और कौन से आउटपुट हो सकते हैं। एग्ज़ाम में आपसे बहुत रेयर मैंने ये देखा गया है कि आपसे इनपुट टूल टेक्निक्स का डायरेक्टली पूछा जाए कि इसके इनपुट कौन सा टूल टेक्निक। उनमें एक लॉजिक होती है, एक प्रॉब्लम होती है सिचुएशन की। आपको उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, या इसमें कौन सी बात नहीं हो सकती, एक्सेप्ट भी आ सकता है। और उसमें जो और ऑप्शन होते हैं कि इस जगह पे कौन सा टूल टेक्निक या सही फॉर्मेट में कौन सा बेस्ट है। इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इनको सिर्फ आपने एक नज़र अच्छे से देख लेना है, इनपुट को, टूल टेक्निक और आउटपुट को। तो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में ये सारे ITTOs हैं। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कलेक्ट रिक्वायरमेंट दिखने में बहुत सिंपल सी बात होती है कि आप अपने स्टेक होल्डर से जो रिक्वायरमेंट है, जो वो चाहते हैं, आप उनके मुतालिक रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर लें। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। असल में जो हिडन रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव वो होता है कि मेरा जो स्टेक होल्डर है, जो जिस बात को छुपा रहा है, जो चीज़ हमें एक्सप्लिसिटली सामने नहीं आ रही, हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम वो सामने लेकर आएँ। क्योंकि जब एग्जीक्यूशन में जो रिक्वेस्ट आएंगी स्टेक होल्डर की, वो उस टाइम इंटीग्रेट करना, उस टाइम उसको एग्जीक्यूशन में लेकर आना आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। जिस तरह मैं इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, तो शुरू में प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूशन में नहीं आया, स्टार्ट में है, प्लानिंग में या इनिशिएशन फेज़ में है, तो आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए कि जो चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है प्रोजेक्ट से, जो चीज़ एजम्पशन में रखी हुई है स्टेक होल्डर्स ने अपने पास, आप उसको कलेक्ट करने की, उसको आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए PMI ने पूरा एक प्रोसेस अलग सेपरेट किया है, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो ये दिखने में बहुत सिंपल है। अगर आपको रिक्वेस्ट और प्रपोजल RFP दे दिया जाए कि हमने इस पे काम करना है, लेकिन उससे हट के बहुत सारी बातें निकल आएंगी बाद में, आपको वो निकालना है आपने। तो यहाँ पहली चीज़ ये है कि आपने जो चीज़, जो रिक्वायरमेंट्स असल में वो कौन सी हैं, वो असल में जो स्टेक होल्डर आपसे चाह रहा है, आपके प्रोजेक्ट से और आपके प्रोडक्ट से। एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल ये है कि हम किसी सर्वर को डिप्लॉय करने जा रहे हैं, और हमारा एक स्टेक होल्डर कहता है कि मैं जैसे सैटरडे संडे जो ऑफ होता है, मैं नहीं चाहता कि सैटरडे संडे हमारे सिस्टम को ऑफ किया जाए। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मैं ये चाहता हूँ कि सैटरडे संडे विदाउट डाउन टाइम हमारे सर्वर को अप किया जाए। ये भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है प्रोजेक्ट की। प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। सबसे जो रिक्वायरमेंट है, वो एक ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसे चाहता हूँ, वो किसी ऑब्जेक्टिव या प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसे हम रिक्वायरमेंट कंसिडर करेंगे। इस पूरे नॉलेज एरिया में PMI एक चीज़ पे फोकस कर रही है कि रिक्वायरमेंट हम उसको कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्टिव को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसे हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। रिक्वायरमेंट क्वालिटी से रिलेटेड हो सकती है, हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वालिटी है इससे रिलेटेड हो सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड हो सकती है, आपने प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, किस तरह प्लान करना है, उससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ से है, या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। प्रोडक्ट में कौन सी कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं, ये भी। बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, आपकी कंप्लायंस रूल रेगुलेशंस, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, टेक्निकल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट, ट्रांजिशनल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हम पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पे आ रहे हैं, पुराना मैनुअल सिस्टम था ऑर्डर फाइनेंस का फॉर एग्जांपल, हम उससे नए कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो ये सारी बातें, ये सब सारी आती हैं कैटेगरी कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर। रिक्वायरमेंट हम सिर्फ मोस्टली यूज़र जब कलेक्ट रिक्वायरमेंट की बात आती है तो वो प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं, यार प्रोडक्ट के अंदर कौन सी फीचर आपको चाहिए। अक्सर कस्टमर से जब वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं यूजुअली, तो उनसे सिर्फ डिज़ाइन का, उनके फंक्शंस का पूछा जाता है। लेटर ऑन जब वो डिप्लॉयमेंट फेज़ में आते हैं, उनकी अलग से रिक्वायरमेंट और उनकी अलग से जो नीड्स होती है वो सामने आती हैं। एग्जीक्यूशन जहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है,
तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी ख़तरनाक है, प्रोजेक्ट के लिए भी ठीक नहीं है, और अक्सर फेलियर पर आने की रीज़न्स भी अक्सर यही बनती हैं। आपने, जिस तरह मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ, कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स को आप शुरू में ही कंप्लीट कर लीजिए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कीजिए। कि आपके जो प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है, स्टार्ट में जितना ज़्यादा होगा, जैसे हम इस तरफ आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास, जो शुरू में चेंज रिक्वेस्ट आती है, उनकी कॉस्ट कम होती है, उनकी जो सॉरी चेंज हो गया, ये जो शुरू की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चेंज रिक्वेस्ट हैं, उनकी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। लेटर ऑन जब हमारा प्रोजेक्ट मेच्योर हो जाता है, उस वक्त उसकी कॉस्ट काफ़ी महंगी पड़ती है, आपको उसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। उसको देखें, रिस्क अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाती है प्रोजेक्ट की। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनिशिएशन और प्लानिंग में हम जितनी ज़्यादा हो सकते हैं जो एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स हैं और जो हिडन रिक्वायरमेंट्स हैं, सबको सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले प्रोजेक्ट चार्टर होता है, जिसमें इनिशियल रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी मेंशन होती हैं। उसके अंदर एग्जम्पशंस मेंशन होती हैं कि इस प्रोजेक्ट से हमारे पास जो एज्यूम किया जा रहा है, स्टेक होल्डर क्या एज्यूम कर रहा है, वो भी यहाँ पे मेंशन होती है। स्टेक होल्डर रजिस्टर, किस किस से मैंने रिक्वायरमेंट लेनी है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कोई एग्रीमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑलरेडी, तो उसको हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स को देखेंगे। ये सारे हमारे पास यहाँ पर ये इनपुट हमारे पास हैं, ये सारे इनपुट, इनको लिया और इसके ऊपर फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, इससे आइडिया जनरेट करेंगे और उससे हम कोशिश करेंगे जो हिडन रिक्वायरमेंट्स है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यूज़ करेंगे, फोकस ग्रुप करेंगे। फोकस ग्रुप में जिस फंक्शनल एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फाइनेंस के मैनेजर और फाइनेंस से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स की मीटिंग कॉल कीजिए। आईटी से रिलेटेड इशू है तो आईटी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मीटिंग ग्रुप को कॉल कीजिए, उनसे रिलेटेड। तो जो फंक्शनल एरिया है प्रोजेक्ट का, उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स को, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को जमा करके उनकी मीटिंग कॉल कीजिए और उससे रिलेटेड हम प्रोजेक्ट जो रिक्वायरमेंट्स है वो कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चनियर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा सर्वेज किए जाते हैं। उसके साथ हम बेंचमार्क देखते हैं, कोई स्टैंडर्ड हमने रखा है या पहले कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, उसकी रिक्वायरमेंट के साथ हम मैच कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को। वोटिंग की जाती है, बास टाइम कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो कुछ कन्फ्लिक्टिंग के अंदर फिर हम वोटिंग कर लेते हैं। बाज़ औक़ात सब एग्री कर लेते हैं और बाज़ औक़ात एक बंदे का डिसीजन होता है, पूरी मीटिंग को, पूरे ग्रुप को डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक ही बंदे से की जाती है और बाज़ औक़ात मेजॉरिटी लोग उस पर एग्री हो जाते हैं। 70% 80% लोग कहते हैं यार ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे पास मेजॉरिटी नहीं होती, प्लुरैलिटी होती है। प्लुरैलिटी मतलब ग्रुप ए 20%, ग्रुप बी 40%, ग्रुप सी 30%। तो इसमें जो 40% है उसे कहते हैं प्लुरैलिटी। ये मेजॉरिटी में नहीं है लेकिन इनसे ज़्यादा है, तो इनकी रिक्वायरमेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी जो ज़्यादा लोग हैं। उसके अलावा मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है। हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज रखी हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, उसको मुख्तलिफ वेट देती है मैनेजमेंट, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। मल्टी क्राइटेरिया डिसीजंस को हम क्वालिटी मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अभी जो शुरू की चीज़ें, जैसे मैंने बताया था, ये सब इनपुट में आती हैं और इसके अलावा ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास टूल टेक्निक्स में आते हैं। तो कुलैक रिक्वायरमेंट में जैसे मैंने शुरू में बताया, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हिडन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एजम्पशंस हैं, जिनको स्टेक होल्डर्स क्लियर नहीं कर रहे या क्लियर करने में उनको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कुछ का जिक्र यहाँ किया और कुछ को हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। एफिनिटी डायग्राम, एफिनिटी डायग्राम में भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो हिडन रिक्वायरमेंट्स है उसको सामने लाया जाए। जैसे कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, मतलब अगर आप क्वालिटी को लेकर आते हैं तो उसके साथ, क्वालिटी के साथ कौन कौन सी चीज़ें होंगी और उसके अंदर फर्दर हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। और अगर हम कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस कहते हैं, अगर आप कॉस्ट का वी डोंट केयर अबाउट द कॉस्ट एंड देन हमारे पास क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, हमारे पास उसके बाद फिर क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो इस तरह के डायग्राम को हम कहते हैं एफिनिटी डायग्राम,
जिसको हम हायरार्की में एक्सप्लेन कर लेते हैं। एग्ज़ाम में अगर ये एफिनिटी डायग्राम है तो आप अपने जहन में इस तरह के डायग्राम रखिए कि एफिनिटी डायग्राम में हम रिक्वायरमेंट्स की जितने भी सब कैटेगरीज हैं उसमें उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप उसको एफिनिटी को समझ सकते हैं। दूसरा माइंड मैप पे भी इसी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तैयारी करनी है, तो लास्ट डे पे जब हम सारी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम तो हम उसको कंक्लूड करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से नॉलेज एरियाज़ हैं, ये इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट है, टाइम है, कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स, इसी तरह ये सारे नॉलेज एरिया हैं। फिर इस एक नॉलेज एरिया में कितने प्रोसेसेस हैं, उसके प्रोसेसेस में जाते हैं हम कि इसके अंदर ये प्रोसेस हैं, इसके अंदर ये प्रोसेस हैं, तो उसको हम पूरा 360 रिव्यू करते हैं माइंड मैप में। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सब कैटेगरीज हो सकती हैं, कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं। फिर प्लान के अंदर हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोक्योरमेंट है का नॉलेज एरिया, उसके अंदर ये प्रोसेसेस हैं। फिर प्लान प्रोक्योरमेंट के अंदर फर्दर कितने प्रोसेसेस हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फर्दर जो डाउनवर्ड रूट्स हैं उस तक जा सकते हैं। तो ये आप एक पूरा कंक्लूड कर लेते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को। तो माइंड मैप से हम पूरे प्रोजेक्ट को कंक्लूड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स, जहाँ पे हम रूट्स बनाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के। तो इससे भी हमें फ़ायदा होता है कि हिडन जो इंतहाई टाइनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंतहाई अनविजिबल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी क्लियर हो जाती है हमारे पास। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट के अंदर और अंदर पर हमारी वेबसाइट है, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें हम प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं। मेरा कस्टमर हमारी वेबसाइट से जब ऑर्डर करेगा उसके कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, और जब हमारी वेबसाइट वाले आगे स्टाफ से जब वो ऑर्डर को कंफर्म करेंगे और उनसे डिटेल लेंगे उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे। फिर दोबारा जो इन्वॉइसेस, जो पेमेंट से रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसको किस तरह करेगी, उसके बाद मैनेजमेंट को रिपोर्ट हम कैसे करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं कि यहाँ से ये प्रोसेस होंगे या ये फ्लो होगा इसका प्रोसेस का, उसके बाद उसका रिप्लाई यहाँ से आएगा, उसको हम रिस्पॉन्ड यहाँ पे करेंगे। ये भी यहाँ पे हमें कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में भी। कोलैक रिक्वायरमेंट्स में अब आपने सारी रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल कलेक्ट कर ली सारी रिक्वायरमेंट, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये होती है कि हमने सबको नहीं लेना, सबको लेकर नहीं चलना। अभी हमने बैलेंस करना है स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट की। 3 मेजर चीज़ें होंगी कोलैक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आपने बैलेंस करना है स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स को, और कंपीटिंग रिक्वेस्ट जो है उसको रिजॉल्व करना है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आ रहा है, और फाइनली आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट वो बनाना है। इसके अंदर जो पॉइंट्स है बैलेंसिंग स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स में, अब उसको देखना है। अभी मेन चीज़ ये है कि हमने प्रोजेक्ट के लिए काम करना है। मेरा मेन कंसर्न प्रोजेक्ट है। यूजुअली प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टेक होल्डर्स को हमेशा इंपॉर्टेंट दी जाती है। जो एग्जेक्टिव्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमने लेनी है। हमने असल में प्रोजेक्ट को देखना है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तब आपको रिक्वायरमेंट्स को जो फिल्टर आउट करना है, कैटेगरीज करनी है इंपॉर्टेंस के बेस पर, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। हमने बैलेंस करना है रिक्वायरमेंट को विद द इंटरेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, नॉट द पर्सनल। और दूसरी चीज़ हमारे पास समझने वाली बात है कि जब आपके प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि आप प्रोजेक्ट से करना क्या चाह रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट कलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। या आपके पास वेरिएशन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर बहुत डिफरेंट होगी। आप अगर आईटी के नेटवर्क का एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है लेकिन उसके आपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं किए, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसके अंदर वेबसाइट भी इन्वॉल्व हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके अंदर डिप्लॉयमेंट भी आ जाएगी, उसके अंदर जो लेबर वर्क है, जो इलेक्ट्रीशियन का वर्क है, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। आपने टॉप पे उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्लियर रखना है कि इस प्रोजेक्ट से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे तब आप रिक्वायरमेंट्स मोर स्पेसिफिकली हो सकते हैं, मोर स्पेसिफिक डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ये रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे, और उससे अलावा जो बाकी हैं, बाकी जो चीज़ों से रिलेटेड है, उसको हम सेपरेट प्रोजेक्ट कंसिडर करेंगे या उसको हम आउट ऑफ द स्कोप डिफाइन करेंगे। स्कोप मैनेजमेंट प्लान के अंदर आउट ऑफ स्कोप डिफाइन कर देंगे। आपने आइडेंटिफाई भी कर लेना है और प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज किस में करना है अभी हम अगले स्टेप में देखते हैं। रैंक करना है रिक्वायरमेंट को बाय ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का कैसे डिफाइन करेंगे? इम्पोर्टेंस होगी आपकी 4 चीज़ों पे। एक सबसे पहले बिजनेस केस, दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट चार्टर, और तीसरे प्रोजेक्ट का स्कोप स्टेटमेंट,
और फाइनली कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे। ये आपके पास कैटेगरी, ये आपके पास टिप है। जब भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो सबसे पहले आप देखें वो बिजनेस केस में, बिजनेस केस मींस जिस रीज़न की वजह से, जो वजह थी आपके प्रोजेक्ट की, उसमें कहीं फिट आ रहा है, उसके अंदर सेट आ रहा है ही नहीं आ रहा। हमारा प्रोजेक्ट था कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, मेन ऑब्जेक्टिव उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन था, लेकिन रिक्वायरमेंट किसी और चीज़ को, किसी और ऑब्जेक्टिव को अगर फुलफिल कर रही है तो वो तो आउट ऑफ स्कोप हो रहा है, वो अपने आपके चार्टर में नहीं आता। तो इसका हमने ख्याल रखना है। पहली चीज़ प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर देखें कि वहाँ उसके अंदर फिट आ रहा है, उसमें उसकी डेफिनेशन में सेट आ रहा है प्रोजेक्ट चार्टर में। और तीसरे नंबर पे स्कोप स्टेटमेंट में देखिए, और चौथे में कंस्ट्रेंट्स देखें। कंस्ट्रेंट फॉर एग्जांपल एक स्टेक होल्डर चाहता है कि एक डिलीवरेबल है वो हमें कम से कम एक हफ़्ता पहले उसको रिसीव हो जाए, ये एक रिक्वायरमेंट है। तो बाकी सारे 3 पॉइंट ठीक है, लेकिन अब कंस्ट्रेंट हम चेकेंगे आया हम टाइम को कंप्रेस कर सकते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन है। अगर तो मैं उसको कंप्रेस कर सकता हूँ अपने स्केजल को। अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो हम प्रोजेक्ट को कंप्रेस करके उसकी रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर ऑलरेडी टाइम कंस्ट्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा है मेरे प्रोजेक्ट का, मैं एक दिन भी जल्दी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सकता, तो फिर हमारे पास कंस्ट्रेंट नहीं है तो उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे। तो लास्ट ऑप्शन आप अपनी कंस्ट्रेंट देखें, लिमिटेशन देख लें। फाइनल रिक्वायरमेंट जो होती है कि आपने रिक्वायरमेंट्स की जो एक्सेप्टेंस है वो कैसे लेनी है स्टेक होल्डर से, आपने उनकी एक्सेप्टेंस ज़रूर लेनी है, अदरवाइज़ ये आपके लिए फ़र्दर इशू बनते हैं। तो हम उसकी रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेंस के जो है उसका डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करेंगे, उसकी एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर क्या होगा, किन किन से लेंगे, साइन ऑफ की मीटिंग्स किन डेट पे होंगी, और क्या तरीका का, क्या प्रोसीजर क्या आपने रखे, वो हम यहाँ डिफ़ाइन कर लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताना समझाना चाह रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, या हमने रख लिए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हम रख लेते हैं प्रोजेक्ट की टॉप रिक्वायरमेंट्स। किसी भी, ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, उसके फर्दर जो सेगमेंट्स हैं मेरे प्रोजेक्ट के वो हमने डिफ़ाइन किए और उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी जो भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसको मैप करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ये रिक्वायरमेंट किस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करेगी। और यहाँ जो 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 ब्लैंक एरिया है ये मेरे किसी रिक्वायरमेंट, किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल नहीं करती, तो हम उसको लीव कर लेंगे, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्टिव में जो है वो मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर रही है। तो जो रिक्वायरमेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रही है आप उसको टिक करेंगे, आप अप्रूव करेंगे, पूरी एक शीट बनाएंगे। एक्सेल के अंदर कैसे करेंगे हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो रिक्वायरमेंट्स को आपने जस्टिफाई करना है। ये स्टेप यूजुअली प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि उसे रिक्वायरमेंट्स को जस्टिफाई करना पड़ता है। यार आपने मेरी रिक्वायरमेंट नहीं ली और जूनियर्स की आपने उठा ली, आपने क्यों ऐसे किया। तो इसकी पूरी स्टेक होल्डर मीटिंग के अंदर हम ये चीज़ क्लियर करते हैं कि जो जो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की गई हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं, वो किसी ऑब्जेक्टिव्स को जो है मीट करने में हमारी हेल्प आउट कर रही हैं। हमने उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को उठाया, और जिनको हमने रिजेक्ट किया वो ना किसी प्रोजेक्ट, न किसी ऑब्जेक्टिव को ना वो फुलफ़िल कर रहे हैं, हमारे किसी स्कोप को डिफ़ाइन कर रहे हैं, किसी भी स्कोप के साथ मैच नहीं कर रहे। तो रिक्वायरमेंट्स को हमने कहीं पर मैप करना होता है कि आपने किस बेस पे किस तरह हम रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह रिजेक्ट करेंगे। ये एक टूल है आपके पास। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल वी कैन सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर्स द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस टूल। ये है वो स्टेक होल्डर का ये जो ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, इसे कहते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। हम रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी बनाते हैं इस तरह, एक एक्सेल की शीट में प्रोजेक्ट का नाम मेंशन किया, कॉस्ट सेंटर जो वर्क प्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसकी आईडी कौन कौन सी है, और उसमें एसोसिएटेड फर्दर आईपी, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हम देख लेंगे। रिक्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन डिफाइन करें कौन कौन सी है, ये किस किस बिजनेस नीड को, अपॉर्चुनिटी के गोल को, या किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रही है, वो हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे क्लियरली हम यहाँ मेंशन करेंगे प्रोजेक्ट और कौन से प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को की वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया, किस किस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो डिलीवर्स हैं उसको ये कंप्लीट करेगा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग केस, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो हैं कस्टमाइज है, आप अपनी नीड के मुताबिक इसको रख सकते हैं। तो ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स के रिक्वायरमेंट हमने किस बेस पे और क्यों सेलेक्ट की, वो यहाँ पर हम जस्टिफाई करेंगे अपने सारे स्टेक होल्डर के सामने। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स सारी कलेक्ट हो गई, हमने उसको जस्टिफाई भी कर लिया और उसको रैंकिंग भी दे दी, प्रायोरिटीज़ भी आ गई, अब हम स्कोप डिफ़ाइन करेंगे। स्कोप के लिए टूल इनपुट जो है, इनपुट ये हमारे पास इस तरफ हैं, टूल टेक्निक यहाँ पर, और आउटपुट ये हैं। इसको अपने फोकस करके देख के स्टडी कर लेना कि ये
इनपुट्स हो सकते हैं, इसके लिए सारे इनपुट्स हैं, ये टूल टेक्निक्स हैं और ये आउटपुट है। जो इसकी मेजर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने पहले ही मेंशन किया, आपने रिक्वायरमेंट तो सारी कलेक्ट करनी है, रिक्वायरमेंट्स के एक लॉग के अंदर सारी रिक्वायरमेंट को मेंशन करना है। तो जो चीज़ इंक्लूड है और जो चीज़ एक्सक्लूड है वो क्लियरली हमने स्कोप के अंदर डिफाइन कर लेना है। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारे पास फाइनली स्कोप बेसलाइन, इसके बाद एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बनेगा, उसके अंदर हमने क्लियरली मेंशन करना है कि मेरे स्कोप के अंदर जो जो चीज़ इंक्लूड है और जो जो चीज़ एक्सक्लूड है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड और डिलीवरेबल से रिलेटेड, वो यहाँ पर हम इसमें मेंशन कर लेंगे। बाज़ औक़ात हमारे पास प्रोजेक्ट की कंप्लीट पिक्चर नहीं होती, स्टार्ट नहीं होती। मेरे कस्टमर मुझसे वेबसाइट मांग रहे, लेकिन उसको खुद भी अभी नहीं समझ के मुझे वेबसाइट के अंदर कौन कौन से फीचर्स चाहिए। तो वो इनिशियली मुझे कुछ एक स्टेप बताते आ रहा है, आप एक स्ट्रक्चर सा बनाएं। स्ट्रक्चर सा बनाते हैं, उसके बाद वो फर्दर उसको रिफाइन करता है अपने आइडियाज़ को। इससे कहते हैं प्रोग्रेसिवली एलेबोरेशन कहते हैं इसको, कि जैसे जैसे वो मैच्योर होता है हमारा प्रोडक्ट, हमारे कस्टमर उसकी रिक्वायरमेंट को क्लियरिफाई करते हैं कि यार इस तरह होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए। अगर आपने इस तरह का प्रोजेक्ट करना है तो अपने सारी रिक्वायरमेंट्स और स्कोप जो है वो आइटरेटिव रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप फेज वाइज रखेंगे उसको, जो है अपने स्टेजेस पे रखना है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और ये इनिशिएशन से पहले अप्रूवल लेना है अपने कस्टमर से, इन एग्जीक्यूशन के बाद नहीं। आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और एग्री हो गए सारे टर्म्स, और उसके बाद जब आइट्रेशन का प्रोसेस आया तो आपको उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई कि कस्टमर बार बार रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप रखना है कि यार अगर पहले 3-4 स्टेप्स में अगर आपको समझ आ रही है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ अगर वो ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको वहीं पे स्टॉप कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। हमने अपने प्रोजेक्ट को रियलिस्टिक रखना है। इससे क्या मतलब है कि हमने शुरू में जो चीज़ जिसका हमने प्लान बनाया था, विद द मेच्योरिटी ऑफ माय प्रोडक्ट, जैसे जैसे हम उसको मेच्योर होते जा रहे हैं, हमें समझ आ रही है कि जो प्लान मैंने रखा था, जो स्केड्यूल और बजट और जो एस्टीमेट मैंने रखा था, वो अब इसके लिए मुनासिब नहीं कि मैं उन्हीं पर चलूँ। तो आपको रियलिस्टिक चलना है। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, जो लेटेस्ट डाटा, जो आपके पास प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन डाटा आ रहा है, उसकी बेस पे आपने उसको अपडेट करना है और अपनी सारी टीम को उसी पे लेकर चलना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, जैसे मैंने अभी बात की कि आपने अपने स्कोप के साथ रिकंसाइल करना है। जैसे जैसे स्कोप में चेंजेस आ रही हैं, आपने स्केड्यूल और बजट को उसके साथ एडजस्ट करना है, उसको रिकंसाइल करना है। जितने भी टूल आप यूज़ करेंगे, जितने भी सारे टूल्स, उसके अंदर उसमें पूरी कोशिश ये होगी कि मेरा स्केड्यूल और बजट रियलिस्टिक होना चाहिए, जो करंट टाइम है, जो करंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से होना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारा साइन ऑफ होता है पुरानी प्राइसेस पे, पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन में, लेकिन जब हम जो एग्जीक्यूशन फेज़ में थोड़े टाइम पीरियड के बाद जो स्टेटिस्टिक्स होती हैं, जो रियलिटीज़ होती हैं, वो कुछ और होती हैं। तो आपने उन्हीं स्टेटिस्टिक्स को वैल्यू देना है और उसी का अप्रूवल लेना है। ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकली भी। जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात पुराने जो हमारे पास एग्रीमेंट होते हैं, पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उस पर बात चल जाती है, हम कंप्लीट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको क्लियर नज़र आ रहा होता है कि पुराने जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसी टाइम आप वहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाएं और एक मीटिंग कॉल कीजिए जिसमें या तो आप अप्रूवल ले लीजिए या एक फॉर्मल टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट अपनी तरफ से जनरेट करें कि ये प्रोजेक्ट में मज़ीद इस टर्म्स पे मज़ीद मैं आगे चला नहीं सकता। तो ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर की। और जो चीज़ें बजट में चाहिए, बात हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रोडक्ट एनालिसिस करना है। जैसे जैसे स्कोप चेंज हो रहा है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट की नेचर चेंज हो रही है, उसकी हमने रियलिस्टिक जो रियल पिक्चर है उसको देखते हुए प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है, उसकी रिपोर्ट करनी है। प्रोजेक्ट की स्कोप डिफाइन करेंगे, जो स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में क्या क्या आइटम्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसको समझें। प्रोडक्ट स्कोप होता है, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में प्रोडक्ट स्कोप होता है, प्रोजेक्ट का स्कोप होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, डिलीवरेबल्स होते हैं, प्रोजेक्ट के मेन डिलीवरेबल्स कौन कौन से होंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यहाँ डिफाइन होगा कि हमने एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है, व्हाट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द योर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आउट ऑफ स्कोप है, जो चीज़ प्रोजेक्ट में नहीं है, वो भी हम स्कोप स्टेटमेंट में डिफाइन कर देंगे यहीं पर। एग्जम्पशंस क्या थी और कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सी हैं, वो भी हम इसी डॉक्यूमेंट में मेंशन कर लेते हैं।
थैंक यू सो मच। इसमें हमने दो जो प्रोसेस थे उसको हमने डिस्कस किया, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स और डिफाइन स्कोप में। होपफुली आपको इस मेरे लेक्चर की समझ आ गई। मैंने समराइज़ किए सारी इन बातों को जो बुक में मेंशन है। आपको मज़ीद हेल्प आउट होगी अगर आपकी दो चैप्टर रीटा की बुक से या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज की जो 6th एडिशन है उससे अगर आप मज़ीद इसको देखेंगे तो आपको अभी इंतहाई आसान हो जाएगा उन कॉन्सेप्ट को समझना। थैंक यू सो मच।